हेलो एवरीवन। विजय अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक हमने ट्रायल बैलेंस को बहुत समझ चुके हैं। कुछ एक रिमेनिंग टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अभी तक पढ़ा हुआ है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद फिर हम अपने जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक है उसको कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस में हम कभी कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो कब करते हैं? जब वो मनी में होता है। अगर कोई ट्रांजेक्शन मनी में है तो हम उसे बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने रिकॉर्ड करी, सपोज करिए एक सेल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा, हमने सेल करी 50,000 की, तो हमने वो एंट्री करी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी रिलेवेंट पोस्टिंग करेंगे। और जब हम पोस्टिंग कर देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या काम करता है? तो ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसमें कोई गलती ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ क्या काम करता है? तो ट्रायल बैलेंस एक तो समरी भी देता है जो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, साथ ही साथ क्या होता है, ये एक चेक पॉइंट भी है। चेक पॉइंट क्या है कि कोई भी अगर गलती हुई है हमारी एंट्री में या पोस्टिंग में, तो वो क्या हो जाए, इस ट्रायल बैलेंस से पकड़ में आ जाए और हम उसे सुधार लें। क्योंकि फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, जैसे हमने बात करी थी, फाइनल अकाउंट हम आयकर में देते हैं, विक्रय कर में देते हैं, जीएसटी में देते हैं। अगर कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है, सेबी के पास हमारे डॉक्यूमेंट जाते हैं, आरओसी के पास हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। तो सब गवर्नमेंट अथॉरिटी है, और वहां पर अगर हम अपने वित्तीय विवरण या फाइनल अकाउंट सबमिट कर रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए, वो सही होने चाहिए। उसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो हम उस ड्यू केयर को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक समरी होती है, व्यवहारों का क्या होता है, सारांश होता है। ये सारी बातें हमने कवर करी थी। इसके बाद हमने अर्थ समझा था। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये लेखों की सत्यता की जांच करता है कि वो सही है कि नहीं। ठीक है। और ये क्या होता है, एक विवरण होता है, मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट है। इसे कभी भी बना सकते हैं, पर नॉर्मली हम कब बनाते हैं, ईयर एंड पर बनाते हैं। इसके बाद क्या पता लग जाती है, तो ट्रायल बैलेंस से हमें समरी पता लग जाती है। जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी हमें समरी यहाँ से पता लग जाती है कि हमारी जो कंपनी है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना बड़ा है। आप उसका ट्रायल बैलेंस देख करके कर सकते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछने के चांसेस एक थ्योरिकल होता है तो वो ये वाला भी होता है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस अगर मिल गया तो वो क्या बात का प्रमाण है, वो इस बात का प्रमाण है कि आपने कोई गणितीय गलती नहीं करी थी। मतलब अगर डेबिट जितनी अमाउंट करी थी उतनी ही अमाउंट आपने क्रेडिट करी है। ठीक है, ये क्या होता है, एक विवरण होता है। इसमें कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, जो खातों का डेबिट बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस में किस साइड आएंगे, डेबिट साइड आएंगे। और जो भी खातों का क्रेडिट बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड आएंगे। ये बातें हम कवर कर चुके हैं। यदि तलपट के डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का योग बराबर है तो हम क्या मान लेंगे कि हमने कोई भी गणितीय गलती कहाँ नहीं करी है, हमारी खाता बही में या एंट्री करते समय कोई गलती नहीं करी है। इसके बाद हमने बात करी थी तलपट की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता के ऊपर। तो इसके पॉइंट कवर करे थे कि अंतिम खाते बनाने के लिए क्या हो जाती है, उचित सामग्री। मतलब जो भी हमें डाटा चाहिए होता है उसकी समरी हमें कहाँ से मिल जाती है, तो हमें समरी मिल जाती है ट्रायल बैलेंस से। इसके बाद पॉइंट नंबर बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ये क्या है, जो ये पॉइंट है कि देनदार और लेनदारों की सूची का परीक्षण। जो देनदार और लेनदारों की सूची अभी हम आगे पढ़ेंगे भी और पढ़ भी चुके हैं कि क्या होता है, जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें 4 से 5 हजार, कितने होते हैं, 4 से 5 हजार सप्लायर और हमारे कई हजार क्या होते हैं, हमारे वो भी होते हैं, कस्टमर भी होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं। तो अब इनकी लिस्ट अगर ट्रायल बैलेंस में हम लेते हैं तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या बनाते हैं, इसकी लिस्ट बना लेते हैं। तो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल रहा है, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस प्रॉपरली मिल गया, इसका मतलब क्या है कि जो हमने लिस्ट भी बनाई थी उसमें भी कोई गलती नहीं करी है। क्योंकि अगर हम उसमें कोई गलत फिगर लेते या फिगर सही नहीं लेते तो उसका परिणाम क्या होता, उसका परिणाम ये होता कि हमारा ट्रायल बैलेंस का बैलेंस नहीं मिलता है ना। तो अगर वो मिल रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो देनदार और लेनदारों की सूची थी वो भी सही है। गणित गणित संबंधी शुद्धता की जांच। अब गणित संबंधी शुद्धता की जांच का मतलब क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस अगर हमारा मिल जाता है तो उससे क्या प्रमाणित होता है कि हमने कोई भी गणितीय गलती नहीं करी। गणितीय गलती का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई अमाउंट, जितनी अमाउंट डेबिट करी है उतनी ही अमाउंट क्या करी है, क्रेडिट करी है। दोहरा लेखा सिद्धांतों का पालन। अब दोहरा लेखा सिद्धांतों के पालन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर एंट्री अकाउंट्स में होती है तो वो किस रूल को फॉलो करके होती है, दोहरा लेखा सिद्धांतों को पालन करके होती है। दोहरा लेखा सिद्धांत क्या बोलते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जैसे आपने क्रेडिट सेल करी, अब कितनी क्रेडिट सेल करी, या आपने सेल करी, अब सेल करी, मान लीजिए कैश सेल करी, तो अब कितने की सेल करी थी, 10,000 रुपए की आपने कैश सेल करी। तो जैसे ही कैश सेल करी तो व्यापार में क्या आएगी, कैश आएगी। तो कैश अकाउंट
डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। और 10,000 डेबिट हो रहा है तो 10,000 ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या बोलती है कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसके दो इफेक्ट होते हैं। तो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने दोहरा लेखा प्रणाली के जो सिद्धांत थे उसको सही से फॉलो किया है। इसके बाद हमने बात करी थी संपत्ति और दायित्व की जानकारी। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, समरी होता है। तो इस समरी से हमें जो भी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन जिसका ट्रायल बैलेंस हम देख रहे हैं उसकी असेट और लाइबिलिटी की भी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक रियल ट्रायल बैलेंस दिखाया था एक कंपनी का, तो उसमें देखिए सारी डिटेल दी हुई थी, सेल्स दी हुई थी, परचेस दी हुई थी, लोन्स दिए हुए थे, असेट दी हुई थी, ठीक है, लाइबिलिटी दी हुई थी कि क्या क्या लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, तो ये पूरी चीजें दी थी, एक्सपेंसेस दिए हुए थे उसमें, और इनकम दी हुई थी। तो वो क्या होती है, उससे हमें क्या पता लग जाती है, हमें उसकी जो भी संपत्तियां हैं वो पता लग जाती है। जैसे हमने उस ट्रायल बैलेंस को जो मैंने आपको दिखाया था उसमें देखा था कि तकरीबन 2 करोड़ के आसपास के उनके टर्म टर्म लोन थे, है ना, जो कंपनी ने ले रखे थे। तो अब हमें उससे क्या पता लग गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर 2 करोड़ का तो लोन है बैंक से। तो ऐसे ही हमें असेट का भी पता लग जाता है कि उनकी लैंड कहाँ है, कितनी की लैंड है, बिल्डिंग है तो वो कितने की है। ऐसी सारी जानकारी हमें किससे मिल जाती है, ट्रायल बैलेंस से मिल जाती है। इसके बाद हमने विशेषताओं पर बात करी थी, ठीक है, कि अगर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी चेक करता है कि जो भी खाता बही है वो एक्यूरेट है या नहीं है। इसके बाद हमने बात करी थी क्या, कि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, खाता बही के सभी खातों को शामिल किया जाता है। अगर हम योग विधि, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें क्या मिल जाता है, दोनों पक्षों का योग अथवा शेष भी मिल जाता है। और ये क्या है, एक विवरण है, ठीक है। इसको बनाने की क्या विधियां हैं, तो इसको बनाने की अधिक अनेक विधियां हैं, योग विधि, शेष विधि, योग और शेष विधि, है ना, और बंद खातों को छोड़ करके योग विधि। तो ये सारी विधियां हमने पढ़ रखी हैं। ये क्या खाता बही पुस्तकों का पार्ट होता है, नहीं, इसे कागज पर पृथक रूप से तैयार किया जाता है। प्लेन कागज पर हम इसे तैयार करते हैं, ये बुक्स का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अगर ये सब कुछ सही पाया गया, ट्रायल बैलेंस मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमने दोहरा लेखा प्रणाली के जो भी रूल्स थे उसको सही से पालन किया है। इसके बाद हमने बात करी थी कि ये फाइनल अकाउंट के लिए क्या होता है, समंक, मतलब डेटा और इन्फॉर्मेशन देने का काम क्या करता है, ट्रायल बैलेंस देता है। हमने समझा भी था उस ट्रायल बैलेंस से, रियल ट्रायल बैलेंस जो मैंने आपको बताया था कंपनी का। तो उसमें क्या था कि सब डाटा मिल जाता है कि कौन सा डाटा कहाँ जाएगा, बस हम क्या करते हैं वहां से पोस्टिंग करते जाते हैं और हमारे फाइनल अकाउंट बनते जाते हैं। ये बात करी थी। इसके बाद हमने बात करी थी इसके प्रारूप पे। तो प्रारूप होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है जनरल प्रारूप, दूसरा होता है लेजर प्रारूप। जनरल प्रारूप में क्या होता है, जनरल जैसे जनरल एंट्री करते हैं तो जो प्रारूप होता है बस वही का वही प्रारूप होता है। बस फर्क कितना आता है कि जो डेट की जगह सीरियल नंबर आ जाता है। अब डेट की जगह सीरियल नंबर आने का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, उसको समराइज बना रहे हैं। पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन को साल के अंत में समराइज किया जा रहा है, या जिस भी दिन हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं उस दिन क्या की जा रही है, उसकी समरी। तो बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर लिखते जाते हैं, ताकि हमें कुछ वेरीफाई करना हो तो हम वेरीफाई भी कर दें। तो यहाँ पर डेट के कॉलम की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद बात करी थी हमने लेजर प्रारूप। तो इसमें क्या होता है, डेबिट में पूरा की पूरा लेजर लिखे होते हैं, जैसा लेजर बनता है, बस डेट की जगह क्या आ जाता है, क्रमांक आ जाते हैं, बाकी जो पूरा हमारा लेजर बनता है वही का वही रहता है। तो ये 2 प्रारूप होते हैं। इसके बाद बात करी थी हमने तलपट बनाने की विधियों के ऊपर, कि तलपट बनाने की विधियां, तो तलपट बनाने की 4 विधियां। सबसे पहले हमने बात करी थी टोटल मेथड। टोटल मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या करते हैं, हम केवल टोटल लेते जाते हैं। और इसके बाद हमने कहा था बंद खातों को छोड़ करके योग विधि, मतलब इसमें जो खाते क्लोज हो जाते हैं। अब क्लोज होने का मतलब क्या है, कि जो खाते जिनके डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का योग क्या होता है, बराबर होता है, दोनों पक्षों का योग क्या होता है, बराबर होता है, तो वो खाते क्या हो जाते हैं, बंद, क्योंकि कोई बैलेंस नहीं निकल रहा है। तो उनको छोड़ करके जो बाकी हैं जिनमें बैलेंस निकलेगा, उनकी योग विधि से हम क्या करते हैं, इसमें बैलेंस निकालते हैं। इसके बाद बात करी थी शेष विधि। शेष विधि क्या होती है, जिसमें हम हर खाते का बैलेंस निकालते हैं, डेबिट या क्रेडिट, और उसको संबंधित डेबिट क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस में लिखते जाते हैं। सबसे पॉपुलर मेथड कौन सी है, तो सी, मतलब तीसरे नंबर पे जो मेथड आ रही है, बैलेंसिंग मेथड, ये सबसे पॉपुलर मेथड है। इसके बाद फोर्थ मेथड क्या है, फोर्थ मेथड कुछ भी नहीं है, योग और शेष विधि। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन है, ये कोई नई मेथड नहीं है। तो ये सब बातें हमने करी थी। योग विधि में हम क्या करते हैं, योग विधि में जो भी बुक्स होती है उसका डेबिट का टोटल करते हैं और उसको डेबिट साइड लिख देते हैं, और उसी खाते का क्रेडिट का टोटल करते हैं और उसे कहाँ लिख देते हैं, क्रेडिट साइड लिखते जाते हैं। जैसे केस बुक का हमने एग्जांपल लिया था कि केस बुक का डेबिट का टोटल करेंगे, बिना बैलेंस निकाले जो फिगर आएगा उसको डेबिट साइड लिख देंगे, और जो फिगर क्रेडिट का टोटल आएगा उसको क्रेडिट साइड कर देंगे। तो ये विधि कैसी होती है, एकदम सरल होती है। बस आपको क्या करना है, टोटल लगाते जाना और लिखते जाना है। बस दिक्कत क्या है इसमें, इसमें दिक्कत यही कि इसमें समय बहुत लगता है। क्यों समय बहुत लगता है, क्योंकि
हमको हर एक खाते का पूरा की पूरा टोटल लिखना पड़ता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट भी ये होता है कि नकल बही की शुद्धता की जांच भी एक साथ होती जाती है, क्योंकि सारे बैलेंस मिल जाते हैं, ठीक है। और इसका जो योग होता है वो हमारी नकल बही में जो योग होता है उसके क्या होता है? बराबर होता है। क्योंकि हर एक खाते का हम टोटल ही तो लिख रहे हैं इसमें। बस दिक्कत क्या है कि इसमें फिगर बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर एक खाते का टोटल आता है और इसमें कार्य बढ़ जाता है, समय ज्यादा लगता है, श्रम अधिक लगता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। इसके बाद बात करी थी हमने बंद खाता छोड़कर योग विधि। बंद खाता छोड़कर योग विधि में क्या करा था? जो भी अकाउंट क्लोज हो गए, क्लोज होने का मतलब क्या है? जो भी खाते जिनका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर हो जाता है, तो वो खाते क्या होते हैं? स्वतः क्लोज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। तो उन क्लोज हुए खातों को छोड़ करके बाकी खातों के लिए क्या रहता है? बाकी जो भी खाते बचे हुए होते हैं क्लोज अकाउंट के अलावा, उनका क्या करते हैं? टोटल लेते हैं। मतलब ऊपर वाली मेथड को ही यहाँ फॉलो किया जाता है। बस फर्क क्या आता है? जिन खाते का बैलेंस बराबर होता है उनको यहाँ पर शामिल नहीं करते हैं और बाकी सारे ले लेते हैं। इसके बाद बात करी थी हमने शेष विधि, बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं? हर एक खाते का बैलेंस निकालते हैं। अगर उसका डेबिट बैलेंस निकल रहा है तो उसे डेबिट साइड लिख देंगे, और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है तो तलपट में उसे क्रेडिट साइड लिख देंगे। इसको क्या बोला जाता है? तो ये आधुनिक मेथड है, ठीक है, मॉडर्न मेथड है। क्यों मॉडर्न मेथड है? क्योंकि आज भी इसका हम यूज कर रहे हैं। आज भी, अभी मैंने आपको एक ट्रायल बैलेंस दिखाया था, तो वो ट्रायल बैलेंस क्या इसी मेथड पर बेस्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है? तलपट बनाने के लिए या तलपट बनाने की क्या है सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रचलित विधि है। इस विधि का एक और क्या फायदा है कि इसमें जो डेटा दिया रहता है उसको हम डायरेक्टली यूज करके हमारी क्या बना लेते हैं? बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेथड का इसमें फायदा है, समझ में आ गई। और इसे क्या बोला जाता है? तो इसे एक और बोला जाता है नेट बैलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? नेट ट्रायल बैलेंस भी कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। तो ये बातें हमने पढ़ी थी। और इसके बाद पढ़ी थी हमने योग और शेष विधि। योग और शेष विधि क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं? योग तो लिखते ही है, मतलब खाते का टोटल भी लिखते हैं और साथ ही साथ उसका बैलेंस भी लिखते हैं। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लासों में कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। एक बार मैं इस पे जो एग्जाम्पल दिए थे उस पर भी एक बार नजर मार लेते हैं और फिर वापस से हमारे आगे के टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये बैलेंस मैंने दिया था योग विधि का। योग विधि में हमने क्या करा था? सबसे पहले योग विधि में हमने सारे योग लिए थे। जैसे यहाँ पर एक अकाउंट क्लोज हो गया था जिसका बैलेंस, अगर आपको एग्जांपल याद हो, तो उसमें क्या हुआ था कि 10,000 डेबिट था और 10,000 ही क्या था? 10,000 ही क्रेडिट था। तो 10,000 डेबिट भी लेंगे और 10,000 भी क्रेडिट लेंगे। कौन सी विधि में? योग विधि में। और हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा? हमारा बैलेंस हो जाएगा 90,000, है ना। और फिर क्या करा था? योग विधि बंद खातों को छोड़कर। तो इसमें क्या करते हैं? जो खाते क्लोज हो जाते हैं, मतलब जिनका बैलेंस बराबर होता है, उनको छोड़ करके बाकी सभी खातों को ले लिया जाता है। तो इसे बोला जाता है शेष विधि। और योग और शेष विधि में क्या किया जाता है? योग और शेष विधि में हम दोनों ही खाते एक साथ ले लेते हैं। जैसे ये रहा योग और शेष विधि दोनों। तो इसमें क्या करते हैं? जैसे केस अकाउंट है तो केस अकाउंट का डेबिट आ रहा है कितना? डेबिट आ रहा है 75,000, वो भी ले लिया। और क्रेडिट आ रहा है 50,000, ये भी ले लिया। साथ में इसका बैलेंस जो निकलेगा 50,000 रुपए, वो ले लिया डेबिट साइड। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? योग और शेष विधि, इस प्रकार से इसमें क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ये सारी बातें अभी तक हम कर चुके हैं कंप्लीट, डिटेल में और आराम से पढ़ी थी हमने। बस मैंने एक बार आपको रिकैप करा दिया, ताकि अगर आपने प्रीवियस क्लास के बाद एक बार रिवाइज नहीं भी किया हो तो ये आप सब देख लेंगे, तो आपके दिमाग में सारी चीजें वापस से आ जाएंगी। अब बात करते हैं देनदार और लेनदार की सूची। तो देनदार और लेनदार की सूची कुछ नहीं होती है। देखिए, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस पर वापस से एग्जांपल ले लेते हैं। ऑलरेडी आप इससे पूरी तरह से अवेयर हैं, क्योंकि हमने एक बार इसे डिटेल में पढ़ा है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। कभी कुछ आपके दिमाग से कुछ स्किप हुआ हो तो यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अब सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीधी एक हमारी फेवरेट कंपनी लेते हैं, और वो कंपनी है टाटा कंपनी, ठीक है। टाटा कंपनी दो कारण से मैं लेता हूं, ताकि आप सभी लोग इसका नाम जानते हैं तो जल्दी से हम इस कंपनी से कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो अब टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स, सपोज करिए टाटा मोटर्स का जो टर्नओवर है वो है 5,000 करोड़ का, ठीक है। 5,000 करोड़ का टाटा मोटर्स का टर्नओवर है। अब इतनी बड़ी कंपनी है। अब ये कंपनी क्या करती है? तो ये कंपनी बनाती है कार, ये कंपनी बनाती है बस, ये कंपनी क्या बनाती है? ये वो कंपनी बनाती है ट्रक, और भी कई सारी चीजें टाटा कंपनी बनाती है। टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। टाटा ग्रुप तो अपने आप में ही है, टाटा मोटर्स भी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है उस ग्रुप की। तो अब ये कंपनी है जिसका अब टर्नओवर 5,000 करोड़ है। क्या उसके एक ही सप्लायर होंगे? नहीं, कई सारे सप्लायर होंगे। मतलब इतनी बड़ी कंपनी, जिनका टाटा मोटर जैसी कंपनियां या जिन कंपनियों का आप नाम जानते हैं, वो इतनी बड़ी कंपनियां होती हैं कि इनके परचेज डिपार्टमेंट में ही 4 से 500, 5-5, 2-2 हजार, 1-1 हजार लोग काम करते हैं। मतलब एक एक डिपार्टमेंट में कई हजार लोग काम करते हैं। तो अब टाटा मोटर्स का
जो सप्लायर है मतलब जिनसे ये सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, कौन से प्रोडक्ट, जैसे स्टील खरीदा, टायर खरीद रहे हैं, ट्यूब खरीद रहे हैं, हेडलाइट खरीद रहे हैं, अंदर के इंटीरियर के लिए सामान खरीद रहे हैं, तो वो सब सप्लायरों से खरीदते हैं। तो अब मान लीजिए कंपनी के टाटा मोटर्स के जो सप्लायर है मतलब जिनसे ये माल खरीद रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं लेनदार, ठीक है, लेनदार या क्रेडिटर्स, इसको क्या बोलेंगे, लेनदार या क्रेडिटर्स। और वो कितने हैं, वो हैं 4,000। मतलब 4,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाटा मोटर्स को क्या करा है, क्रेडिट में माल दिया है, क्रेडिट में इनको माल सेल किया, मतलब टाटा मोटर्स ने क्या करा है, क्रेडिट में परचेस किया है ना। टाटा मोटर्स के लिए क्या हो जाएगा, उधार परचेस। तो इन्होंने उधार माल दिया, इन फ्यूचर में टाटा मोटर्स क्या करेगी, इनको पे करेगी। तो अब ट्रायल बैलेंस क्या बोलता है, ट्रायल ट्रायल बैलेंस का सिद्धांत ये बोलते हैं कि जो भी खाते हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, उनको आपको ट्रायल बैलेंस में जो भी उनका बैलेंस हो उसको आपको बैलेंस लेना चाहिए, है ना। अगर वो डेबिट है तो उसको डेबिट साइड लेंगे, और अगर किसी खाते का बैलेंस क्रेडिट आता है तो उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड लेना है। ये बात क्लियर है। तो अब कंपनी के कितने सप्लायर हैं, कंपनी को कितने लोग माल देते हैं, सप्लाई करते हैं अलग अलग तरह के माल, तो वो है 4,000। ऐसे ही कंपनी क्या करती है, अपने जो डीलर होते हैं, अब टाटा मोटर्स के कितने सारे डीलर होंगे, तो अब उनको उधार माल सेल करती है। मतलब टाटा मोटर्स जो अपने डीलर्स, जैसे आपने देखा होगा अपने यहाँ पर डीलर हर हर क्षेत्र में डीलर होते हैं, टाटा टाटा कंपनी का जहां भी शोरूम होगा तो वो क्या हुआ, डीलर हुए। तो अब ये जो डीलर हैं कंपनी के, अब डीलर को ये टाटा मोटर्स क्या दे रही है, सपोज करिए इनको उधार माल देती है, मतलब क्या बोलती है, कार उधार देती है कि आप आगे बेचो और जब पैसे मिल जाए तब हमें पैसे दे देना। तो अब इनको ये क्या करी, अब क्रेडिट सेल करी। तो अब इनके डीलर भी कितने होंगे, इनके डीलर भी होंगे कम से कम 5 से 6 हजार। तो सपोज करिए 5,000 ऐसे कस्टमर है जिनको टाटा मोटर्स ने क्या करा, उधार माल बेचा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये टाटा मोटर्स के लिए हो जाएंगे देनदार, मतलब डेटर्स। क्या हो जाएंगे, देनदार मतलब डेटर। तो अब हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस ये बोलता है कि जो भी खाते का बैलेंस हो, अब जैसे डेटर्स का बैलेंस कहां पर आएगा, डेबिट साइड आएगा, तो यहां पर आप लेते जाओ, ठीक है, डेबिट बैलेंस में डेटर्स के सारे बैलेंस। और ऐसे ही ये जो लेनदार हैं इनका क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो ये हमारे लिए क्या है, दायित्व है, तो इनको कहाँ लेते जाओ, इनको क्रेडिट साइड लेते जाओ। समझ में आ गई बात, इनको कहाँ लेते जाओ, इनको क्रेडिट साइड लेते जाओ। तो अगर अब यही काम करते रहे हम, तो सोचिए 4,000 5,000 कस्टमर के नाम डेटर्स ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आ जाएंगे, और 5,000 4,000 जो है हमारे लेनदार उनके आ जाएंगे क्रेडिट साइड। तो देखिए कभी भी आप पेज देखते होंगे, एक पेज अगर आप A4 का देखेंगे या आपकी कॉपी जो होती है उसमें देखिएगा, तो उसमें आपको दिखेगी कि 30 लाइन होती है, 30 से 40 लाइन होती है मैक्सिमम। तो अब सोचिए 5,000 अगर हमें लिखनी है, और अगर हम सोचें कि चलिए हम सोच रहे हैं कि एक पेज पर 50 लाइन आती है, 50 लाइन आती है, तो अगर हम ये भी मान करके चले 50 लाइन, तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 100 पेज। क्या आ जाएंगे, 100 पेज। मतलब ट्रायल बैलेंस के 100 पेज में केवल क्या आएगा, 100 पेज में केवल ये जो कस्टमर है इनके नाम आएंगे। समझ रहे हो, 100 पेज का तो क्या हो जाएगा इनका ट्रायल बैलेंस, जिसमें केवल ये जो उधार माल बेचा था उनके हो जाएंगे। तो फिर ट्रायल बैलेंस भी क्या हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है कि एक ऐसी बड़ी कंपनी का 200 से 300 पेज की एक बुक आ जाए। मतलब उसमें क्या होगा, लिखा होगा ट्रायल बैलेंस, और वो कितने पेज की होगी, वो 200 से 300 पेज की होगी। जैसे अभी हमने एक ट्रायल बैलेंस देखा था, वो 4 से 5 पेज का था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इंडिविजुअली डेटर्स के नाम ले लिए इंडिविजुअली। तो अब फिर ट्रायल बैलेंस तो हम क्या बोलते हैं, समरी है। तो अब समरी अगर 200 300 पेज की हो गई, तो फिर वो समरी कहाँ रही। तो इसलिए इतना बड़ा ट्रायल बैलेंस ना बनाना पड़े, तो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां इनको ट्रायल बैलेंस में ना लेकर के, मतलब ये जो बैलेंस है इसको ट्रायल बैलेंस में ना लेकर के, ये क्या करते हैं, इनकी बना लेते हैं एक लिस्ट। इनकी क्या बना लेते हैं, इनकी बना ली जाती है एक लिस्ट, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है डेटर्स लिस्ट। ठीक है, जिसे बोला जाता है डेटर्स लिस्ट, और जिसे बोला जाता है क्रेडिटर्स लिस्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2। और फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पर जितना भी हमने उधार माल बेचा था, जिन जिनको जैसे मान लीजिए हमने उधार माल बेचा था, जो हमारे डीलर्स थे, उनके नाम लिखते जाते हैं, और उनका क्या करा जाता है, यहाँ पर टोटल लग दिया जाता है। जैसे सपोज करिए टोटल क्या आया, जैसे टोटल आया 100 करोड़। अब ये जो 100 करोड़ टोटल आया, ये जो 100 करोड़ टोटल आया, मतलब इतना उधार माल बेचा है, तो ये 100 करोड़ क्या करेंगे हम, डेबिट साइड लिख देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे डेटर्स। यहाँ क्या लिख देंगे हम, डेटर्स लिख देंगे, देनदार, देनदार हम लिख देंगे।
समझ में आई बात। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, लिस्ट टू बनाएंगे क्रेडिटर्स की, और उनका टोटल करेंगे कि कितना है जिनको हमको पैसे देना है। तो अब सपोज करिए ये कितना आया, ये आया 300 करोड़। तो ये 300 करोड़ की लिस्ट का टोटल आया। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स, यहाँ क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, लेनदार, और लेनदार का क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ लिख देंगे 300 करोड़। और ये जो दोनों लिस्ट है, ये जो दोनों लिस्ट है, इसको इस ट्रायल बैलेंस के साथ चिपका देंगे या पीछे अटैच कर देंगे। तो ये क्या होती है, ये होती है डेटर्स और क्रेडिटर लिस्ट। इसलिए बनाई जाती है ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि कभी किसी को देखना हो 100 करोड़ कहाँ से आए, तो वो ये लिस्ट देख करके देख सकता है। अगर किसी को ये जानना हो कि 300 करोड़ का हमने उधार माल खरीदा है, कहाँ खरीदा बताइए इंडिविजुअली, तो ये लिस्ट में आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स लिस्ट बनाते हैं, ताकि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या हो, वो समराइज वे में रहे, वो ज्यादा बड़ा ना हो, बल्कि ना हो, इसलिए बनाई जाती है। समझ में आ गई बात, पूरा क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलिए अब बात करते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं देनदारों और लेनदारों की सूची। समझ में आई, देनदारों और लेनदारों की सूची का मतलब क्या होता है, फटाफट से अब पढ़ लेते हैं। पूरा वही कंसेप्ट है जो अभी हम डिस्कस करा है हमने 5 मिनट। किसी भी व्यवसाय की खाता बही में उसके ग्राहक देनदारों की खातों की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में क्या था कि जो हमारे देनदार थे वो कितने थे, वो थे 5,000 कस्टमर। ठीक है, अब वो 5,000 कस्टमर थे हमारे देनदार। ठीक है, ये थे हमारे। इस प्रकार माल पूर्ति करता हूं, मतलब सप्लायर या जिनको हम बोलते हैं लेनदारों की खातों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या थे, कितने थे ये, 4,000 है ना। ये हमारे एग्जांपल में क्या थे, 4,000। देनदारों और लेनदारों की खातों की कुल संख्या के खाता बही की सभी खातों की कुल संख्या का क्या होता है, एक बहुत बड़ा भाग होता है। बिल्कुल 4 से 5 हजार तो यही होते हैं। यदि तलपट में इन सभी देनदारों और लेनदारों के नाम लिखे जाए, मतलब क्या लिखें, हम इंडिविजुअली एक एक नाम लिखते जाएंगे तलपट में, तो तलपट क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 5,000 होते हैं, और अगर एक पेज पे हम 50 लाइन भी मांगे तो कितने पेज हो जाएंगे, फिर वो डेटर्स कितने, हमारी कितने पेज में ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, 100 पेज में बन जाएगा। अतः तलपट को संक्षिप्त और सारगर्भित मतलब समराइज वे में रखने के लिए हम क्या करते हैं, देनदारों के खातों व लेनदारों के खातों की दो अलग अलग क्या बना लेते हैं, सूचियां बना लेते हैं, मतलब एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट वन लिस्ट टू, जैसे मैंने आपको बताया। इन सूचियों का योग तलपट में क्रमशः नाम पक्ष में, नाम पक्ष में कौन सा आ जाएगा, तो नाम पक्ष में जो हमारे डेटर्स हैं, जो हमारे देनदार हैं, उनका नाम पक्ष में आ जाएगा। और जमा पक्ष मतलब क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड कौन आएगा, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, वो क्रेडिट साइड आ जाएंगे। क्रेडिटर्स मतलब ये क्या है, हमारा दायित्व है का, है ना, तो ये आ जाएंगे क्रेडिट साइड। समझ में आ गई, पक्ष में लिख दिया जाता है। इससे तलपट का आकार क्या हो जाता है, संक्षिप्त और सारगर्भित हो जाता है। मतलब क्या होता है, समराइज वे में मिलता है, और अगर किसी को देखना हो डिटेल तो वो देख सकते हैं, है ना, सारगर्भित हो जाता है। ये दोनों सूचियां तलपट के साथ संलग्न कर दी जाती है। अब तलपट के साथ इसको क्या करते हैं, हम संलग्न कर देते हैं, मतलब अटैच कर देते हैं। जैसे अगर हमने ये लिस्ट बनाई, तो इस लिस्ट को क्या करते हैं, लिस्ट को तलपट के साथ ट्रायल बैलेंस के साथ पीछे चिपका देते हैं, अटैच कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कि कभी किसी को देखना हो कि भैया ये 100 करोड़ आए कैसे, मैं कैसे मान लूं, है ना। कई बार कई लोगों का ये रहता है कि हम कैसे मान ले, कैसे इस पर भरोसा कर ले। तो उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका होता है कि ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट को देख सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये होता है पूरा इसका अप्रोच। ओके, ताकि तलपट देखने वाला व्यक्ति यदि देनदारों और लेनदारों का विशेष अध्ययन करना चाहे तो वह संलग्न सूचियों से देख सकता है। मतलब अगर किसी को ये जानना हो कि सच में 100 करोड़ का हमने 100 करोड़ या जो 300 करोड़ आए हैं वो कहाँ से आए हैं, हमें ये जानना है, तो वो क्या करेंगे, वो रिस्पेक्टिव लिस्ट में जाएंगे और उनको वहां पर लिस्ट नेम बाय नेम सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, पूरा कंसेप्ट समझ में आया। अब इसके बाद बात करते हैं सेचों की, सेसो की सूची से तलपट बनाना। अब सेसो की सूची से तलपट बनाना मतलब क्या है, प्रिपेयर अ ट्रायल ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द बैलेंस। अब देखिए क्या होता है, ये भी एकदम ऊपर जो हमने कंसेप्ट समझा है बिल्कुल वैसा ही होता है। बस ऊपर हमने समझा था डेटर्स और क्रेडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, लेनदार और देनदार के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर हमारे सारे बैलेंसेस के रूप में। तो इसको समझ लेते हैं और फिर इस पॉइंट पर पढ़ते हैं कि सेसो की सूची से मतलब जो बैलेंसेस है उससे क्या करना, ट्रायल बैलेंस को बनाना। तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए आ जाइए नीचे, एकदम इजी कंसेप्ट है ये भी। तो देखिए क्या होता है कि अब हमने एंट्री करी और एंट्री कराने के बाद हमने क्या करी, पोस्टिंग करी बुक्स में, है ना, पोस्टिंग करी। तो अब बुक्स में हमारी कितनी एंट्रियां हो गई होंगी, कितने खाते बन गए होंगे,
अब जैसे सपोज करिए टाटा मोटर्स जो हमारी चले आ रही है एग्जांपल में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब टाटा मोटर्स में अभी हमने देखा था कि 4,000 से 5,000 तो कस्टमर थे, 4-5 हजार उनके सप्लायर थे। तो ऐसी एंट्रियां कितनी हुई होंगी? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जियो का, कि जियो कंपनी के करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। जियो कंपनी के कितने सब्सक्राइबर हैं? करोड़ों सब्सक्राइबर है। तो इनको कितना बड़ा फिगर होते हैं इनके, उसमें ये मैंने आपको समझाया था। तो अब जो बुक्स बनी, अब इतनी बड़ी कंपनी जियो कंपनी, टाटा कंपनी, इनकी बुक्स देखेंगे तो इसमें जो अकाउंट्स होते हैं उनकी संख्या भी क्या होती है? उनकी संख्या भी कई हजारों में होती है ना? तो अब अगर हम एक एक बुक्स का मतलब एक एक लेजर देख करके लिखने लगे, मतलब एक बुक्स का एक खाता खोला, जैसे केस अकाउंट देखा। अब केस अकाउंट हमने देखा, और इस केस अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं? इस केस अकाउंट में देखा कि कितना बैलेंस आ रहा है। अच्छा, बैलेंस कितना आ रहा है? बैलेंस आ रहा है 50,000 रुपए डेबिट बैलेंस। फिर हमने क्या करा? अच्छा, 50,000 रुपए डेबिट बैलेंस ये देखा, और फिर हमने क्या करा? डेबिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड गए। मतलब क्या कर रहे हैं हम? इस प्रकार से बुक्स में जा रहे हैं, और फिर हमने क्या करा? ट्रायल बैलेंस में इसको डेबिट साइड लिखा, कैश। ठीक है, कैश को डेबिट साइड लिखा, और कितना लिखा? 50,000 रुपए। फिर हम गए सैलरी, फिर हमने सैलरी का टोटल लगाया, कितना हुआ सैलरी का? तो सैलरी अकाउंट खोला हमने, और उसमें देखा टोटल, तो कितना आया? वो आया, सपोज करिए 5,000 रुपए या 5 लाख रुपए। तो अब 5 लाख रुपए हमने देखा, इसका क्या आ रहा है? बैलेंस, डेबिट बैलेंस आ रहा है। और ऐसे हम लिखते जा रहे हैं एक एक पॉइंट कर करके, कि अच्छा डेबिट बैलेंस है 5 लाख रुपए, डेबिट में लिख रहे हैं। तो ये क्या इजी काम है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है? टाइम कंज्यूमिंग काम है अगर हम एक एक खाता लेंगे तो। और अगर मान लीजिए इस कंपनी में 3 से 4 हजार अकाउंट बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं? खाता बही कितने में, खाता बही में कितने अकाउंट्स ओपन है, लेजर्स कितने हैं? तो 3 से 4 हजार है। तो अब 4 हजार अगर अकाउंट्स को हम इसी तरह से देख देख कर करने लगे, तो फिर क्या होगा? ये काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और कई सारा टाइम और समय जाएगा, जब जाके हमारा क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो ये स्थिति से निपटने के लिए, मतलब ऐसा ना हो, तो हम क्या करते हैं? एक लिस्ट बना लेते हैं। हम क्या करते हैं? एक लिस्ट बना लेते हैं। एक लिस्ट बनाने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? एक लिस्ट बनाने का मतलब यहाँ पर होता है कि हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट। और लिस्ट में क्या करते हैं? हम लिस्ट में यहाँ पर लिखते हैं कैश अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट के आगे क्या लिख देते हैं? 50,000। ठीक है, सैलरी अकाउंट। ठीक है, सैलरी अकाउंट लिखा। सैलरी अकाउंट के लिए आगे क्या लिख दिया? 5 लाख। एसी हम क्या करते हैं? लिस्ट बनाते जाते हैं, रेंट, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट के आगे लिख दिया 15 लाख। ठीक है, ये लिख दिया। ऐसे ही हम सारे अकाउंट लिखते जाते हैं। क्रेडिटर्स तो हमने ले ही लिया है, क्रेडिटर्स। तो अब ये क्रेडिटर्स लिया, और यहाँ पर लिख दिया 5 लाख। ये ऐसे ही हम क्या करते हैं? सारे खाते लिखते जाते हैं, और उनके यहाँ पर क्या लिखते जाते हैं? बैलेंसेस लिखते जाते हैं। अब दिक्कत क्या है इस लिस्ट की? दिक्कत ये है कि हमें केस अकाउंट का बैलेंस तो दिख रहा है 50,000, पर ये नहीं पता है कि ये डेबिट है या क्रेडिट है ना? डेबिट है या क्रेडिट है, हमें इससे ये पता नहीं लगता। हमें ये पता लगता है क्या? तो हमें ये पता नहीं लगता है। ठीक है, जैसे सैलरी है, तो अब सैलरी 5 लाख रुपए है, तो इसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, ये हमें इस लिस्ट से पता नहीं लगता है। तो तो क्या कहा जाता है कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस किससे बनाएं? अगर आप बुक्स से बनाते हैं, मतलब आप क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने केस का अकाउंट ओपन करा, जैसे आपने सैलरी का अकाउंट ओपन करा। तो अब सैलरी का अकाउंट ओपन करेंगे तो आप क्या करेंगे? इसका डेबिट देखेंगे, या आपने अगर लेजर देख या अकाउंट खोलेंगे तो ये मिल जाएगा डेबिट, ये मिल जाएगा क्रेडिट। जो जो डेबिट में होगा वो दिख जाएगा, अगर कुछ क्रेडिट करा होगा तो वो भी दिख जाएगा, और आपको क्या अपने आप बैलेंस मिल जाएगा, है ना? जो भी बैलेंस आएगा, डेबिट आएगा तो डेबिट, नॉर्मली सैलरी क्या है? खर्चा है, तो उसका बैलेंस क्या आता है? डेबिट ही आता है। बट मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं भी पता, जैसे सपोज करिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं पता है, यहाँ पर लिखा है राम, यहाँ पर क्या लिखा है? अकाउंट में लिखा है राम का, राम अकाउंट। अब राम अकाउंट लिखा है, तो आपको पता है क्या कि राम कौन है? कुछ नहीं पता। तो आप क्या करेंगे? आप स्पेसिफिक देखेंगे कि इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और फिर जैसा भी बैलेंस आएगा, अगर डेबिट बैलेंस आया तो आप क्या करेंगे? डेबिट साइड लिख देंगे ट्रायल बैलेंस के। अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे। जैसा भी बैलेंस आएगा, मतलब अगर डेबिट बैलेंस होगा, जिधर भी बैलेंस आएगा, जैसे इधर आया तो इसका मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। अगर इधर आया तो इसका मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो जो भी बैलेंस आएगा, डेबिट या क्रेडिट, जो भी बैलेंस आया, हम क्या करेंगे? हम उसको ट्रायल बैलेंस में ले लेंगे। बट ये लिस्ट में हमें पता है क्या? यहाँ पर हमें पता लग रहा है क्या? नहीं पता लग रहा है। तो ये क्या बोलते हैं? लिस्ट से जब भी आप
बनाए तो आप क्या करें, आप एक अंडरस्टैंडिंग रख लें। आप क्या रख लें, एक अंडरस्टैंडिंग रख लें। अंडरस्टैंडिंग रख लें मतलब क्या करें, आप एक ओवरव्यू रख लें खातों का, कि नॉर्मली खातों का एक नेचर होता है, हर एक खाते का अपना एक नेचर होता है, एक प्रकृति होती है। जैसे केस केस अकाउंट को आप जैसे ही देखेंगे तो नॉर्मली आपके दिमाग में क्या आता है, केस का बैलेंस कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे सर केस का बैलेंस डेबिट होता है। इसके बाद बात करते हैं सैलरी, तो आप बोलेंगे सर सैलरी तो खर्चा होती है, खर्चा, तो इसका खाता क्या होगा, खाता इसका डेबिट होगा। रेंट रेंट क्या है सर, रेंट है खर्चा, तो अगर खर्चा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। जैसे सर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही डेटर्स, तो डेटर्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। परचेज करा है तो परचेज का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल करा है तो सेल का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ऐसे ही हर एक खाते का नेचर होता है। सामान्यतः उनके नेचर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब जिस जिस प्रकृति के वो होते हैं वैसे ही होते हैं। तो ये लिस्ट क्या बोलती है कि आप जब भी ट्रायल बैलेंस अगर लिस्ट से बना रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी खाते हैं उनकी एक बार क्या करनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, ताकि जिन खातों का प्रकृति एक जैसी होती है, मतलब उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी प्रकृति इस प्रकार से होती है कि हम आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो आप आसानी से फिर क्या कर पाएंगे, अपना ट्रायल बैलेंस इस लिस्ट से बना पाएंगे और अपना समय भी बचा लेंगे। बात समझ में आई, पूरा कंसेप्ट समझ में आया, बढ़े आगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया पूरा। तो ये होती है लिस्ट का कंसेप्ट, समझ में आया बात। तो अब यहाँ पर कुछ अकाउंट्स दे रखे, इन अकाउंट्स में कई बार एग्जाम में अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो कई बार क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि ड्राइंग खाता होता है डेबिट, एकदम इजी है, तो आप एक बार पढ़ लेंगे इसको तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आपको पता ही रहेगा, अगर एग्जामिनर एक सीधा क्वेश्चन पूछना होगा तो वो ये पूछ लेगा, है ना। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं शेषों की सूची में तलपट बनाना। मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है, उससे हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, है ना। किसकी हेल्प से, तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। बात समझ में आ गई। यदि हम खाता बही से तलपट बनाना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक एक अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, एक एक लेजर ओपन कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, तो फिर आसान है, तो हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमें खाता बही में देखकर पता लग सकता है। मतलब क्या पता लग जाएगा हमें, ये पता लग जाएगा कि किसी भी खाते का डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, किस खाते का डेबिट शेष है और किस खाते का क्रेडिट शेष है, क्योंकि हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। किंतु यदि हम खातों के शेषों की सूची दे दी जाए, मतलब क्या करी जाए, हमको बैलेंसेस की लिस्ट दे दी जाए, जैसे अभी हमने लिस्ट बनाई, तो अब उसमें डेबिट क्रेडिट समझ में आ रहा था क्या, नहीं। तो यहाँ ना बताया जाए कि कौन सा खाता डेबिट शेष का है और कौन सा खाता क्रेडिट शेष का, मतलब उसके आगे डेबिट क्रेडिट ना लिखा जाए, तो हमें तलपट बनाने में क्या होगी, कठिनाई आएगी, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है। तो ऐसी दशा में हमें खातों के स्वभाव के अनुरूप यह तय करना पड़ेगा कि कौन सा खाता क्या होता है, सदैव डेबिट होता है। मतलब कुछ खाते तो ऐसे होते हैं जो ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जैसे केस अकाउंट, अब केस अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज डेबिट ही होगा, ठीक है। और कौन से खाते सदैव क्रेडिट होते हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो कैपिटल अकाउंट होता है, जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो यदि हम खातों के स्वभाव का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि कुछ खाते सदैव क्या होते हैं, मतलब उनका ऑलवेज बैलेंस कैसा होता है, डेबिट शेष ही बताते हैं। जैसे रोकड़ रोकड़ खाता, क्रय खाता, परचेस अकाउंट और विक्रय वापसी खाता, आहरण खाता, व्ययों के खाते और संपत्तियों के खाते, ये सब क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट होते हैं ना। मतलब हमने ये ही देखा है कि ऑलवेज डेबिट होते हैं। इसी प्रकार कुछ खाते सदैव क्या होते हैं, क्रेडिट शेष होता है, मतलब इनका बैलेंसेस क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। जैसे हमारा पूंजी खाता हुआ, विक्रय खाता हुआ, आय खाता हुआ और दायित्व खाता, मतलब जैसे क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स के खाते, तो ये क्या होते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पर हमें लिस्ट दी हुई है डायरेक्ट, ठीक है, कि नाम डेबिट बैलेंस किसका होगा, तो ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होगा, परचेज डेबिट होगा, विक्रय वापसी खाता डेबिट होता है, ड्राइंग, ठीक है, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, लोन गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। ठीक है, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर एक बार इस पर डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा। डिटेल वीडियो में क्या करूंगा, एक एक टॉपिक, एक एक बात को हम क्या करेंगे, बड़ी डिटेल में पढ़ लेंगे। बड़ी डिटेल में पढ़ने का मतलब क्या होगा, कि मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, कि अगर एग्जामिनर इस पर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बना दें। ओपनिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है, मतलब आपको मैं क्या करूंगा, एक वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो में हम डिटेल्ड में एक एक बात पर बात करेंगे। मतलब प्रारंभिक स्टॉक का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड में पढ़ लेंगे। अभी समराइज वे में पढ़ लेते हैं, समरी में पढ़ लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है, वर्ष के शुरुआत में, मतलब हमारा जब फाइनेंशियल ईयर
स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल को जो स्टॉक हमारी बुक्स में है या जो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है, पुराने सालों से बच करके आया हुआ है, तो वो जो स्टॉक होता है वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। परचेस का मतलब क्या होता है? परचेस का मतलब उस चीज से है जो हम क्या करते हैं, हम दैनिक जीवन में परचेस करते हैं। अब यहाँ पर परचेस कौन सी परचेस लेंगे? जो हम ट्रेडिंग करने के पर्पज से या जो हम जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसके लिए परचेस करते हैं, वो परचेस आता है। जैसे मान लीजिए परचेस में क्या आएगा, जैसे अगर आपका किराना का व्यापार है, आपके किराने का व्यापार है, तो किराने के व्यापार में जो आपने किराना खरीदा है, जैसे आपने दाल चावल ये खरीदे, तो वो सब कहाँ आएंगे? परचेस में आएंगे। पर आपने दुकान खरीदी, जिसमें आप किराने का व्यापार चालू करेंगे, तो आपने दुकान खरीदी, तो क्या वो परचेस में आएगा? तो नहीं, वो परचेस में नहीं आएगा। वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा फिक्स असेट्स में। तो परचेस का मतलब है आपकी जो रेगुलर परचेस रहेगी, वो वाली बात है, मतलब जिस पर आपका ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब विक्रय वापसी मतलब जो माल आपने बेचा था वो माल कस्टमर को किसी भी कारण से समझ नहीं आया, उन्होंने वापस कर दी। ड्राइंग, ड्राइंग क्या होती है? जो मालिक, जो व्यापार के मालिक होते हैं या जो जैसे साझेदारी में साझेदार होते हैं, तो वो जो अपनी पूंजी व्यापार से बाहर ले आते हैं, मतलब उन्होंने क्या करा? पूंजी व्यापार से निकाल ली है। जो पूंजी उन्होंने व्यापार में लगा रखी थी, अब उसमें से कुछ पूंजी पूंजी उन्होंने व्यापार से निकाल ली है, तो उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या होती है? जो व्यापार से पूंजी मालिकों द्वारा निकाल ली गई है। देनदार क्या होते हैं? तो देनदार वो होते हैं जिन्होंने जिनको हमने उधार माल बेचा है। मतलब क्या करिए? कैसी सेल करिए? इनको सेल कैसी करी है? तो इनको सेल करी है क्रेडिट सेल, मतलब उधार विक्रय करा है। तो उधार विक्रय करा है, जैसे आपको कोई उधार पैसे दे देता है, उधार माल दे देता है, तो क्या करते हैं आपने? जैसे आप गए कहीं भी अपने जान पहचान की दुकान से हम ले आते हैं ना, और बोलते हैं भैया पैसे बाद में दे देंगे, तो वो क्या हुआ? वो आप उस दुकानदार के लिए क्या हुए? डेटर्स हुए। मतलब इन फ्यूचर में आप क्या देंगे? उसे पैसे देंगे। तो डेटर्स क्या होते हैं? जिनसे व्यापार को पैसा मिलना है, जिनको हमने क्या करा था? उधार माल बेचा था। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? तो बिल्स रिसीवेबल वो होते हैं, जैसे अगर हमको मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमने उसको उधार माल बेचा, अब उस व्यक्ति से हमें 50,000 रुपए लेना थे, 50,000 रुपए लेना थे। अब क्या हुआ? हमने बोला कि आपका थोड़ा भरोसा कम लगता है, आप ऐसा करिए हमको बीआर दे दीजिए। मतलब उसने क्या दिया? हमको ये भरोसा दे दिया कि भैया बिल्स रिसीवेबल ले लीजिए कि 2 महीने बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो हमें वो जो पत्र वो देते हैं, विपत्र देते हैं, जिस पर वो लिख करके देते हैं कि हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको पैसे दे दूंगा 2 महीने बाद, तो वो क्या होता है? वो होता है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा हमने क्या करा है? जो पैसा हमने कहीं लगाया है, जो पैसा क्या करा है? हमने कहीं विनियोग करा है। जैसे हमने इक्विटी शेयर खरीद लिए, हमने डिबेंचर्स खरीद लिए, हमने बॉन्ड्स खरीद लिए, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कि ये पैसा लगा करके हम क्या आशा करते हैं? कि भविष्य में हमें थोड़ा इससे रिटर्न मिलेगा, मतलब थोड़ी इनकम होगी, जैसे डिविडेंड की इनकम हो गई, या हमें इंटरेस्ट मिल गया, तो वो उसके लिए जो हम करते हैं, पैसा कहीं लगाते हैं, उसे बोला जाएगा विनियोग। समझ में आ गई बात? तो विनियोग का मतलब, अब जो हमारी विनियोग से मतलब वहां पर जो हमारी आशा होती है वो क्या होती है? कि कुछ रिटर्न कमा लेंगे हमारा जो पैसा हमने लगाया है। इसके बाद बात करते हैं कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड का मतलब ये होता है कि जो पैसा आज हमारे हाथ में, मतलब जैसे अगर आपकी एक दुकानदार की बात करें, किराना दुकान की बात करें, तो जो गल्ला गल्ले में पैसे रखा है, या आप आज मैं आपकी बात करूं या मेरी बात करूं, तो जो पैसा हमारे घर में रखा है या मेरे पर्स में रखा है या आपके पर्स में रखा है या आपके जो लॉकर में कैश रखा है, तो उसे बोला जाएगा कैश इन हैंड, मतलब जो पैसा आपके हाथ में है। कैश एट बैंक का मतलब, कैश एट बैंक का मतलब वो पैसा जो बैंक में जमा है, जैसे आपके सेविंग अकाउंट में, जैसे आपके सेविंग अकाउंट में, जो आपका सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट में आपका जो पैसा जमा है, जैसे अभी आपका सेविंग अकाउंट है उसमें पैसा जमा है, तो वो सब कहाँ पर आएगा? कैश इन हैंड में आएगा। अब लोन गिवन, लोन गिवन का मतलब क्या है? लोन गिवन का मतलब है हमने जो पैसा किसी को दिया है उधार, जैसे आपके कोई रिश्तेदार आए और आपसे कहा कि मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, थोड़े दिन बाद मैं आपको वापस करता हूँ। अब वो वापस मिल जाते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं, है ना? तो वो बात अलग है। तो जो पैसा आपने किसी को दिया है, जो पैसा आपने किसी को दिया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने अपने एक रिलेटिव को 5,000 रुपए दिए, तो आपने अपने रिलेटिव को जो 5,000 रुपए दिए, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा लोन गिवन की कैटेगरी में। समझ में आ गई बात? अब इसमें क्या बोल रहे हैं? लिए गए ऋण पर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, मतलब जैसे बैंक से हमने उधार लोन लिया,
बैंक से जैसे सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या है, मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, तो वो है होम लोन। नॉर्मली जो अगर हम अपने घरों की बात करें तो नॉर्मली जो सबसे ज्यादा चलन में आता है वो होम लोन। तो उस पर जो ब्याज लगा है तो वो ब्याज आएगा, ठीक है। तो वो ब्याज क्या होगा, व्यापार के लिए खर्चा होगा। अब व्यापार की दृष्टि से बात करें तो बिजनेस लोन हुआ, है ना। बिजनेस लोन व्यापार की दृष्टि से किसका बात करें, बिजनेस लोन हुआ। लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब आप अपनी संपत्ति के अगेंस्ट में लोन ले रहे हैं तो उसे कहा जाता है लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या एग्जांपल लग सकते हैं कि बैंक ओडी, ठीक है। बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है कि आपका पैसा बैंक में जमा हो या नहीं हो उससे ऊपर, मतलब आपका पैसा जिससे मान लीजिए बैंक में जमा है 5,000 रुपए, पर बैंक ने आपको 5 लाख की ओवरड्राफ्ट लिमिट दे रखी है। मतलब अगर आपका 5,000 का बैलेंस खत्म हो गया तो उसके ऊपर भी आप कितने पैसे निकाल सकते हैं बैंक से, 5 लाख रुपए। तो अब ये फैसिलिटी बैंक देती है, तो ये भी क्या है, एक लोन है। तो जो लोन बैंक ने दिया है उस पर अगर बैंक लोन पे वो इंटरेस्ट ले रही है तो उसे बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ठीक है। ये क्या है, खर्चा। अब मजदूरी, जो फैक्ट्री में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। सवाल कई बार ये आ सकता है आपके मन में कि सर मजदूरी और वेतन का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो मजदूरी होती है ना, वो क्या होती है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जैसे फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहा है, फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहा है, तो आप वो वर्कर को पता कर सकते हैं कि ये वर्कर दिन में कितना काम करता है, मतलब वो 8 घंटे काम करता है। अगर एक वर्कर फैक्ट्री में कितना काम कर रहा है, अगर एक वर्कर फैक्ट्री में 8 घंटे काम कर रहा है तो आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी चेयर बनाने की कंपनी है, कुर्सियां बनाते हैं आप, तो आप ये पता कर सकते हैं कि एक मजदूर 8 घंटे में 5 चेयर बनाता है, 10 चेयर बनाता है, ये आप आसानी से पता कर सकते हैं। बट वही काम मतलब, और आपने क्या करा, आपने अपने एक हेड ऑफिस में क्या कर रखा, वो बैठा रखे लोग, ताकि वो लोगों की सैलरी दें और लोगों का काम करें। किसी को सैलरी देनी हो या अटेंडेंस का काम, टैक्स कंसल्टेंसी का काम, टैक्स का काम देखते हैं, जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जो हेड ऑफिस में बैठने वाले लोग होते हैं, तो वो सब काय में आते हैं, सैलरी में। वो सब कहाँ आते हैं, सैलरी में। अब इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 पर, रेंट पेड, मतलब जो आपने किराया चुकाया। जैसे अगर आप किराया, नॉर्मली हम जो देखते हैं, हम अगर किराए से कोई चीज लेते हैं तो उस पे जो किराया दिया गया है तो वो क्या है, खर्चा है। कमीशन पेड, मतलब जो हमने कमीशन, कमीशन कई तरह का होता है। जैसे सबसे अच्छा कमीशन का एग्जांपल क्या है, सेल्स कमीशन, मतलब आप हमारा माल बेचिए, हम उसके बदले में आपको क्या देंगे, सेल्स कमीशन देंगे। तो कमीशन क्या है, कमीशन व्यापार के लिए खर्चा है। अब इसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो अब डिस्काउंट मतलब कोई हमने उधार माल बेचा या हम माल बेच रहे हैं तो उस पर हम डिस्काउंट देते हैं। तो वो ट्रेड डिस्काउंट हुआ या केस डिस्काउंट हुआ, ठीक है। डिस्काउंट भी क्या होते हैं, डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक क्या होता है, एक होता है ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, व्यापारिक बट्टा, जिसे हम कहते हैं व्यापारिक बट्टा। तो व्यापारिक बट्टा क्या होता है कि जैसे आप अपना 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर आपने क्या कहा कि अगर आज ही आप लेते हैं तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा इस पे 500 रुपए का। तो आपने ये जो 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। ये किस कैटेगरी में आएगा, ट्रेड डिस्काउंट, मतलब व्यापारिक बट्टा। तो आपने कितने में दे दिया, वो 1,000 रुपए वाली 1,000 रुपए वाला प्रोडक्ट आपने दे दिया उसे 500 रुपए में, तो ये कहा जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। बट अब ये आपने उधार दिया था, कैसे दिया था, उधार मतलब क्रेडिट सेल करी थी आपने, और आपने अपने कस्टमर को ये कहा कि आप ऐसे नॉर्मली हमें देखो 2 महीने बाद पैसे दे सकते हैं। कितने महीने बाद पैसे दे सकते हैं, 2 महीने बाद। बट अगर आप मेरे को 15 दिन के अंदर या अभी के अभी पेमेंट करेंगे तो मैं एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा आपको। क्या करूंगा, 10% का एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। तो अगर आपने अभी पेमेंट करा, मतलब 500 रुपए का अभी पेमेंट करा, तो 10% एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब 50 रुपए का अभी आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो अगर आप मुझे अभी के अभी कितने पे कर देंगे, 450 रुपए, ठीक है, 10%। तो ये जो 10% आपने पेमेंट अभी करने के लिए दिया है या जल्दी पेमेंट करने के लिए दिया है, इसे क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट। तो कई सारे डिस्काउंट होते हैं, है ना। जो नॉर्मली मेन डिस्काउंट होते हैं वो होते हैं ट्रेड डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिटेल में जरूर पढ़ेंगे अपन, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ। यहाँ पर आइए, बेड डेप्स। बेड डेप्स मतलब हमने उधार माल बेचा था, अब उधार माल बेचने से कुछ हमें पैसा डूब गया, मतलब लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा बेड डेप्स। अंत गाड़ी भाड़ा मतलब कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब जो परचेज करा है हमने, जो माल परचेज करके ला रहे हैं तो उस पर जो गाड़ी भाड़ा दिया है तो उसको बोला जाएगा इनवर्ड। और जो सेल करने के समय, मतलब जो फैक्ट्री से बाहर जा रहा है माल और उस पर जो हम पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा गाड़ी भाड़ा दे रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है, आउटवर्ड।
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मशीनरी, जो हमने हमारी फैक्ट्री में जो मशीन लगी रहती है, तो वो मशीनरी मतलब ये क्या है, हमारी फिक्स असेट्स है। इसके बाद बात करते हैं फर्नीचर, जो मशीन, जो फर्नीचर, जो लाइट फिटिंग हुई है फैक्ट्री में, जो लाइट लगी है, तो ये पंखे लगे हैं, तो ये सब काय में आते हैं, ये फर्नीचर में आते हैं। जो सोफा सेट लगा होता है, वो कुर्सियां होती हैं जो फैक्ट्री में या ऑफिस में, वो सब काय में आती है, फर्नीचर में आती है। जो बिल्डिंग, जैसे जिसमें कंपनी की फैक्ट्री होती है वो बिल्डिंग, या कंपनी का जिसमें ऑफिस होता है वो बिल्डिंग। खुले औजार, लूज टूल्स। अब लूज टूल्स क्या होते हैं? लूज टूल्स वो होते हैं जो, जैसे मान लीजिए पाने पिंचेस जिसे हम कहते हैं, एकदम सीधी भाषा में कहें तो पाने पिंचेस, मतलब ये क्या होते हैं, इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल नहीं होता, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती, पर ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक मशीन है बड़ी सी, तो मशीन में कोई खराबी आती तो वो पाने होते हैं ना, इस तरह के पाने होते हैं, अलग अलग साइज के पाने होते हैं कुछ इस तरह के। तो ये क्या है? ये लूज टूल है। मतलब ये क्या होते हैं? ये जरूरी है। किस लिए जरूरी है? तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी इस मशीन में दिक्कत आएगी तो इसी लूज टूल का उपयोग करके इसे सही किया जाता है। रिपेयर मतलब हमारी मशीन बंद पड़ गई है, उसको सुधारा गया, तो वो क्या है? रिपेयर है। ठीक है। तो अगर रिपेयर किया गया तो ये क्या है? रिपेयर एक रिवेन्यू नेचर का खर्चा है। कैसा है? आयगत प्रकार का खर्चा है, और इसे P&L में लिया जाता है। बट अगर एक पॉइंट याद आया है तो अभी कवर कर देता हूं उसको। वो ये है कि रिपेयर अगर सेकेंड हैंड गुड्स के लिए, सेकेंड हैंड गुड्स के लिए, सेकेंड हैंड गुड्स के लिए मतलब आपने क्या करा? पुरानी मशीन खरीदी, पुरानी गाड़ी खरीदी, पुराना सामान खरीदा, और उस पुराने सामान को आपने सही करने के लिए, मतलब प्रॉपर चले, सब अच्छा दिखे, तो उस पर पेंट कराया, उसको रिपेयर कराया। तो जो आपने फर्स्ट टाइम इसमें करा है, पहली पहली बार, जो पहली पहली बार आपने इस पर रिपेयर कराया है, तो उस रिपेयर को क्या माना जाएगा? उस रिपेयर को कैपिटल रिपेयर मान करके इसके ऐड कर दिया जाता है, इसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। जैसे सपोज करिए आपने एक पुरानी मशीन खरीदी, पुरानी मशीन कितने की खरीदी? तो वो खरीदी थी आपने 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, और उस पर आपने थोड़ा बहुत रिपेयर कराया ताकि और अच्छी चले, पेंट एंड कराया, ये सब काम कराए, और उसमें आपने खर्चा करे 10,000 रुपये। उसमें आपने क्या खर्चा करे? खरीदी पुरानी असेट, और उस पर यह रिपेयर का 10,000 खर्चा करा। कब करा? पहली बार करा। जैसे हम खरीद रहे हैं वैसे ही इस पर खर्चा करा। तो ये 10,000 रुपये क्या माना जाएगा? पहली बार जो पुरानी असेट पर खरीदा है, इसको माना जाएगा कैपिटल इन नेचर, और इसको क्या कर देंगे? हम इसको जोड़ देंगे, और हमारा टोटल कितना हो जाएगी? टोटल कॉस्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी 1,10,000। समझ में आ गई? एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है या सेकेंड हैंड गुड्स खरीदी है, और उस पर पहली बार रिपेयर करा रहे हैं, और रिपेयर का खर्चा है 10,000 रुपये। ये किस प्रकार का खर्चा है? तो रिपेयर ध्यान आते ही हमारे दिमाग में आ रहा है, ये तो रिवेन्यू खर्चा है, P&L में डालेंगे, नहीं, ये कैपिटल खर्चा है। ठीक है। कब? जब पुरानी असेट खरीद रहे हैं, पुरानी असेट खरीद रहे हैं और पहली बार खर्चा करा है, तो ये रिपेयर खर्चा है। ठीक है। ठीक है। और नॉर्मली अगर जो खर्चा होता है, जैसे हम अपनी गाड़ी सुधारते हैं, या जैसे आप अपनी गाड़ी सुधारते हैं और उस पे जो खर्चा करते हैं, तो ये नॉर्मल खर्चा है, तो वो कहाँ जाएगा? वो रिवेन्यू नेचर माना जाएगा। और उसे कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? तो उसे रिकॉर्ड करेंगे हम अपनी नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में, P&L में, रिवेन्यू एक्सपेंसेस में चार्ज करेंगे। ठीक है। एक और पॉइंट जो रिपेयर पर आता है, वो ये आता है कि अगर आपकी मशीन पर आपने एक बड़ा खर्चा करा। कैसा खर्चा करा? बड़ा, बिग खर्चा करा, बिग एक्सपेंसेस करा। बिग एक्सपेंसेस किस पर करा? रिपेयर पर करा। तो देखिए, बड़ा खर्चा तभी हम करते हैं जिससे हमें फायदा हो। समझ में आ गई बात? जैसे अगर मान लीजिए आपकी एक मशीन थी, इस मशीन पर, इस मशीन से 10,000 यूनिट बनती थी। कितनी यूनिट बनती थी? 10,000 यूनिट। और ये मशीन कितने की थी? तो ये मशीन थी 5 लाख रुपए की। अब आपको एक पर्सन बोल रहे हैं कि आप रिपेयर करा लीजिए 3 लाख का, आप रिपेयर करा लीजिए 3 लाख रुपए का। तो हम ये रिपेयर कब कराएंगे? तो अब ये 3 लाख रुपए का आपने रिपेयर कराया, सपोज करिए कितने का रिपेयर कराया? 3 लाख रुपए का। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो असेट आपकी 10 साल चल रही थी ना, अब इसके कारण वो कितने साल चलेगी? वो 20 साल चलेगी। कितने साल चलेगी? वो 20 साल चलेगी। मतलब 10 साल जो उसकी यूजफुल लाइफ थी वो बढ़ करके कितनी हो गई? 30 साल हो गई। या वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी ना, ये रिपेयर कराने के बाद कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने लग जाएगी?
15,000 यूनिट प्रोड्यूस करने लग जाएगी। मतलब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है, 10,000 से बढ़ करके कितनी हो गई है, 15,000 हो गई है। या उसकी यूजफुल लाइफ है ना, उपयोगिता जीवन काल, उपयोगी जीवन काल, इसको क्या बोलते हैं, उपयोगी जीवन काल, यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ 10,000 से बढ़ करके कितनी हो गई है, 20,000 हो गई है। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी हो गई है, 10,000 से बढ़ करके 20,000 हो गई है। या उसकी क्वांटिटी, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी 10,000 से बढ़ करके कितनी हो गई है, 15,000 हो गई है। अगर ये ऐसे काम हुए हैं और हमने खर्चा भी क्या करा है, अच्छा खासा करा है ना, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये वाला आएगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है, बहुत बड़ा खर्चा करा है ना, बहुत बड़ा खर्चा। देखिए बहुत बड़ा खर्चा तभी करते हैं हम, मतलब ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। या क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ गई, मतलब उसका क्या हो गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, बहुत बड़ा खर्चा करा है, या उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ गई। अगर ऐसा केस दिख रहा है तो फिर ये जो रिपेयर है, जो रिपेयर पर खर्चा करा है, इस रिपेयर को क्या माना जाएगा, इस रिपेयर को माना जाएगा फिर कैपिटल रिपेयर। ध्यान रखिएगा, रिपेयर पर अगर एग्जाम्पल आया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इस पर से क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आए तो आप क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैपिटल रिपेयर। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल मतलब पूंजीगत खर्चा। क्या बोला जाएगा इसको, इसको बोला जाएगा पूंजीगत खर्चा। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया पूरा। ठीक है, तो ये होता है कैपिटल रिजर्व। अदरवाइज मतलब एक ये सिनेरियो और एक वो सेकंड हैंड वाली गाड़ी का सिनेरियो, सेकंड हैंड गुड्स खरीदी है तो। इसके अलावा कोई सा भी रिपेयर है, इसके अलावा मतलब ये चीजों के बाद अगर कोई सा भी रिपेयर दिया है, नॉर्मली यही होता है, और अगर फिर कोई सा रिपेयर है तो सामान्यतः फिर उसको क्या मानेंगे, उसको मानेंगे रिवेन्यू रिपेयर। उसको क्या मानेंगे, रिवेन्यू मतलब आगम। ठीक है, उसको क्या मानेंगे, रिवेन्यू रिपेयर आगम। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया। रिपेयर पूरा डिटेल में मैंने कवर कर दिया है, बाकी चीजों को वापस से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो अभी ट्रायल बैलेंस में ये दिए हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ भी कराते जा रहा हूँ, ताकि कुछ चीजें हो तो यहाँ भी आपकी, जब आप वापस से ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे तो यहाँ भी रिवाइज हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मतलब जो बिजली के खर्चे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मतलब कौन से, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का नॉर्मली होता है, नहीं तो पावर चार्जेस लिखा आता है ना, पावर चार्जेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मतलब जो पंखे, कूलर, जो आपके एसी चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है आपकी फैक्ट्री में, तो ये सब काय में आएंगे, जो उसका बिल आया है वो साहब आएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस मतलब यही टेलीफोन का बिल, तो टेलीफोन चार्जेस, तो ये सब क्या है, ये सब खर्चे रिवेन्यू नेचर के खर्चे, क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। जो भी रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं उसे क्या करा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ये लिख लिया होगा आपने, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, और मैंने एक बात जो बोल रखी है वो आप जरूर से याद रखते होंगे। मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी कोई कंसेप्ट समझाया जाएगा तो आपका ध्यान क्या होगा, आपका ध्यान होगा स्क्रीन पर, ना कि लिखने पर। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे वीडियो को पॉज और फिर आराम से बैठ करके लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है मेरे साथ, आपको क्या करना है, पहले समझ लेना है और फिर उसके बाद फटाफट से लिख लेना है। ठीक है, लिखने के लिए आपके पास समय होता है, वीडियो पॉज कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन भी होता है। तो पहले क्या करा करिएगा, साथ में ना लिखते हुए एक बार पहले समझ लिया करिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या जाता है, एग्जाम में जाता है दिमाग, है ना, एग्जाम में हमारा दिमाग जाएगा, कॉपी नहीं जाएगी, कॉपी घर पर रह जाएगी। तो अगर कोई कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया ना, ऐसे मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी बुक से याद नहीं आएंगे, मतलब आपकी बुक में नहीं लिखे होंगे, वो आपने कंसेप्ट सुना होगा, और डायरेक्ट कहाँ पर निकलेगा वो कंसेप्ट, मिनिमम इतने कंसेप्ट तो होंगे जो डायरेक्ट कहाँ से आएंगे, जो डायरेक्ट वीडियो से कहाँ मिलेंगे, आपको एग्जाम में मिलेंगे, मतलब बुक से भी वो नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि अरे ये मैंने वीडियो में पढ़ा था और मेरे को याद आ गया। मिनिमम 10 क्वेश्चन, मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन, मतलब कई चीजें तो बुक्स में दिख रही हैं तो आप पढ़ के भी जाएंगे, बट कई चीजें तो ऐसी होंगी जो आपको याद भी आएगी कि ये तो मैंने डायरेक्ट बस एक बार वीडियो देखा था वहीं से आया है। तो मिनिमम ऐसे 5 से 10 होंगे, तो इसलिए वीडियो को जब देखें, जब क्लासे देखें, तो आपका ध्यान यही हो। समझ में आ गई बात। तो ये सब क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। तो जो भी रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, जो भी कैसे होते हैं, रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, जो भी रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाते में क्या करते हैं, लाभ हानि खाते में डेबिट करते हैं। उन्हें कहाँ से चार्ज करते हैं, लाभ हानि खाते से चार्ज करते हैं, और क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। जो भी कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं, क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें क्या किया जाता
है तो उन्हें एड किया जाता है। किसे क्या किया जाता है? एड किया जाता है। किस में एड किया जाता है? तो जो भी असेट होती है उसकी कॉस्ट में एड किया जाता है। जैसे सपोज करिए हमने एक 10,000 का कैपिटल नेचर का खर्चा करा और हमारी असेट की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपए। तो इस 1 लाख रुपए के असेट में इसको जोड़ देंगे और अब हमारी असेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,10,000। समझ में आ गई बात? तो ये होता है कंसेप्ट। समझ में आ गई बात? कंसेप्ट समझ में आया? चलिए आ जाइए अब इधर फटाफट से अब इसको कवर कर लेते हैं। तो ये सारे हमारे हैं डेबिट साइड के एक्सपेंस। इनका बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। जो इनकी प्रकृति है, जो इनका टाइप है, उस हिसाब से जो बैलेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अब क्रेडिट साइड की बात कर लेते हैं। सेल, जो माल हमने अपने दैनिक बिजनेस में बेचा है। जैसे ट्रेडर है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी शॉप है आपकी, तो आप जो इलेक्ट्रिक माल बेच रहे हैं वो सब क्या आएगा? सेल में आ जाएगा। जो आपने परचेस करा था तो अब उसको क्या करा? आपने माल वापस भेज दिया। किसी क्वालिटी में आपको समझ नहीं आया, जैसे आपने मान लीजिए एक टीवी मंगाई थी, उसको टीवी में आपको डिफॉल्ट लग रहा था कि टीवी खराब हो जाएगी, कस्टमर को देने से कोई मतलब नहीं है, तो आपने जिस वेंडर से टीवी ली थी आपने उन्हें वापस कर दिया कि सर आप ले लीजिए। कैपिटल मतलब वो पैसा जो स्वामी ने किस में लगाया है? व्यापार में लगाया है। जो स्वामी ने क्या लगाया है? व्यापार में लगाया है। इसका नेचर क्या होता है? तो इसका जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये क्या है? तो ये बिजनेस के लिए क्या है? तो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। बिजनेस के लिए क्या है ये? तो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। कैपिटल क्या होती है? बिजनेस के लिए एक दायित्व होता है। ठीक है। ये किस कंसेप्ट के अनुसार होता है? तो सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट के अनुसार होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलती है? कि जो व्यापार होता है, जो व्यापार और व्यापार का स्वामी, ये हमारी दुकान है और ये उसका स्वामी है, दोनों क्या होते हैं? दोनों अलग होते हैं। मतलब व्यापार ये रहा, स्वामी ये रहा और व्यापार ये रहा। एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, दोनों अलग अलग माने जाते हैं। इसलिए जो कैपिटल व्यापार को दी है, कैपिटल क्या दी है? व्यापार को दी है। व्यापार के लिए क्या होता है? ये एक दायित्व होता है। तो मतलब व्यापार के लिए क्या है? कैपिटल एक दायित्व है, एक जिम्मे एक वो है, उनके ऊपर दायित्व है, लाइबिलिटी है। उनको क्या करना है? भविष्य में इसको पे करना है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि व्यापार के दृष्टिकोण से पूंजी क्या है? तो व्यापार के दृष्टिकोण से मतलब इसके दृष्टिकोण से, तो इसको पैसा किसने दिया? इस व्यक्ति ने दिया। तो ये दूसरा व्यक्ति है, मालिक भले ही है पर ये दूसरे व्यक्ति है। तो व्यापार की दृष्टि से क्या हो जाएगा? ये दायित्व हो जाएगा। तो जो पैसा, जो पूंजी मिली है वो क्या है? वो दायित्व है। लेनदार क्या होते हैं? लेनदार जिनसे हमने उधार माल खरीदा था, जिनसे हमसे उधार माल खरीदा था, अब इनको पैसे देने हैं, तो ये क्या है? हमारे लेनदार है। बिल्स पेबल मतलब जिनसे हमने उधार माल दिया था उनको हमने क्या दे दिया? बिल्स पेबल दे दिया। बिल्स पेबल दे दिया कि सर हम इतने दिन बाद आपको पैसे दे देंगे, ये लीजिए। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 क्या है? विनियोग पर ब्याज। मतलब जो इन्वेस्टमेंट करा था, ये इन्वेस्टमेंट कहा रहा है, ये रहा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये रहा इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करा था, इस इन्वेस्टमेंट से अब हमको क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है। इसीलिए तो हमने पैसे लगाए थे, दो पैसे कमाने के लिए। तो जो रिटर्न मिल रहा है वो क्या है? हमारी इनकम है। क्या है ये? इनकम है। किस प्रकार की इनकम होती है? तो रिवेन्यू नेचर की इनकम होती है। कैसी नेचर की इनकम होती है? रिवेन्यू नेचर की। रिवेन्यू नेचर की इनकम को क्या करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्रेडिट करेंगे। रिवेन्यू नेचर की इनकम होती है ये, और इसको क्या करा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? हमारी लायबिलिटी होती है। जो बैंक ने हमको ओवरड्राफ्ट दिया है, मतलब जितनी लिमिट है उससे ज्यादा लोन हमको बैंक ने दिया है, आप ले सकते हैं, तो ये भी क्या है? हमारा दायित्व है, हमको बैंक को चुकाना है। इसके बाद बात करते हैं लोन टेकन। जो लोन हमने लिया, जैसे आपको जरूरत पड़ गई, आप अपने एक रिलेटिव के पास गए कि थोड़े दिन के लिए मुझे पैसे दे दो, थोड़ा सा अर्जेंट है, मैं थोड़े दिन बाद दे दूंगा। ठीक है। तो जो पैसे आपने अपने रिलेटिव से लिए, जैसे सपोज करिए आपने 50,000 रुपए अपने रिलेटिव से लिए, किसी काम की वजह से आप उसे चुका देंगे, तो ये क्या है? जो लोन आपने लिया है, तो ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए दायित्व है। जैसे ही व्यापार ने भी लोन लिया, तो व्यापार ने जो लोन लिया, तो जो लोन टेकन करा है उस पर क्या है? तो व्यापार के लिए क्या है? ये दायित्व है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। जो हमने लोन दिया था लोगों को, जैसे ये लोन दिया था 5,000 का, तो इस पर हम ब्याज ले रहे हैं, तो वो ब्याज क्या है? वो ब्याज है हमारी इनकम। और कैसी इनकम है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन पर अगर जो इनकम हो रही है तो रिवेन्यू नेचर की इनकम है। कैसी इनकम है ये? रिवेन्यू नेचर की इनकम है। इसके बाद बात करते हैं
प्राप्त किराया। प्राप्त किराया मतलब हमारा एक घर था, ये बिल्डिंग थी हमारी बहुत बड़ी। अब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी तो इसमें ऑफिस हमारा ग्राउंड फ्लोर पे बना लिया, और ये पूरी बिल्डिंग अब खाली रहती है, तो हमने इसको क्या दे दिया, इसको हमने किराए पर, भाड़े पर दे दिया, रेंट पर दे दिया। तो इस रेंट से जो मिलेगा तो ये क्या होगा हमारे लिए, क्या है, जो रेंट पर हमने ये प्रॉपर्टी दी है इस पर जो हमें इनकम हो रही है, ये सब क्या है, हमारे लिए इनकम है जो रेंट मिल रहा है। और कैसा इनकम है, रिवेन्यू नेचर का। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव जैसे हम लोगों को माल बेचने पर उनको कमीशन देते हैं, ऐसे ही हमने लोगों का माल बेचा तो उस पर हमें कमीशन मिला, तो ये क्या है, हमारी इनकम है। जैसे हम अपने कस्टमर को देते हैं, तो जिनसे हम माल खरीदते हैं, जैसे हम थोक में माल खरीदते हैं और रिटेल में बेचते हैं, तो जो थोक सप्लायर से हम माल खरीदते हैं कई बार हम उनसे डिस्काउंट मांगते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हमको क्या होगा, वो डिस्काउंट हमारे लिए हो जाएगी इनकम। तो उसे क्या बोला जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। मतलब जिनसे हम उधार माल खरीद रहे थे, जैसे अगर आप किराना व्यापारी हैं, आप अपने जो आसपास किराना व्यापारी देखते हैं जो छोटी दुकान लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोक दुकानदार से लेके आते हैं माल और हमें थोड़ा सा मार्जिन जोड़कर देते हैं। तो वो जो थोक व्यापारी से माल लेकर के आ रहे हैं, तो कई बार वो उनसे डिस्काउंट मांगते हैं, देखो हम इतना माल ले जाते हैं, आपसे थोड़ा तो कम करो। तो वो जो उन्होंने थोड़ा तो कम करवाया, वो क्या है, वो डिस्काउंट जो इस छोटे दुकानदार को मिला है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए इनकम हो जाएगी। बेड डेप्स, बेड डेप्स रिजर्व। अब बेड डेप्स रिजर्व क्या होता है कि डूबत ऋण का हमने रिजर्व बनाया, मतलब कभी भी डूबत ऋण होगा तो हम क्या करेंगे, इस रिजर्व से उसको सेट ऑफ कर लेंगे। या प्रोविजन फॉर बेड डेप्स भी बनाते हैं। तो प्रोविजन फॉर बेड डेप्स क्यों बनाया जाता है कि हमें भविष्य में लगता है कि हमें इस पर नुकसान हो सकता है, हमारी जो क्रेडिट सेल है वो डूब सकती है, तो हमने उसके लिए क्या बनाया, हमने प्रोविजन बनाया, रिजर्व बनाया, वो है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जो हमने एफडी कर रखी है बैंक में, जैसे मैंने आपको एक जो ट्रायल बैलेंस दिखाया था उसमें मैंने बताया था कि तकरीबन शायद अब मुझे फिगर याद नहीं है, बट जो ट्रायल बैलेंस देखा था अराउंड 2 करोड़ के आसपास की, उसमें क्या थी, 2 करोड़ के आसपास की एफडी थी, है ना। 1 करोड़ 36 लाख के आसपास की एफडी आईसीआई बैंक में थी, और ऐसी कोई एफडी थी। तो वो क्या है, तो वो एफडी पर अब जो ब्याज मिलेगा तो वो क्या है, हमारे लिए इनकम है। तो जो एफडी पर ब्याज मिलता है वो क्या है, एक रिवेन्यू नेचर की इनकम है। इसके बाद बात करते हैं मॉर्गेज लोन। अब मॉर्गेज लोन का मतलब क्या होता है, मॉर्गेज लोन का मतलब होता है बंधक ऋण। अब बंधक ऋण मतलब बंधा हुआ, तो बंधे हुए का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये लोन किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लिया है। मतलब क्या करा है, आपने भैया इसके लिए अपनी कोई असेट दी है। जैसे आपने कहा बैंक को ये कहा कि सर मुझे लोन दे दो, कितने का लोन दे दो, 10 लाख का। तो बैंक ने कहा बिल्कुल दे देंगे, पर आप सिक्योरिटी दो दो। तो बैंक ने कहा, हमने बैंक से कहा कि हम पर विश्वास नहीं है, तो उन्होंने बोला देखिए भैया विश्वास तो अलग बात है, लोगों को हम पैसे दे देते हैं, जैसे नीरव मोदी और उनको दे दिया हमने, विजय माल्या को, ये पैसे ले लेके भाग जाते हैं, फिर नुकसान हो जाता है, तो हम अब बिना सिक्योरिटी के किसी को लोन नहीं देते। तो अब हमने क्या करा, हमने ये जो बिल्डिंग है जो हमारी खुद की बिल्डिंग थी, हमने ये बिल्डिंग क्या करी, गिरवी रख दी। गिरवी रखने का मतलब क्या है, बैंक को ये इसके पेपर दे दिए, इसका राइट दे दिया, हाइपोथिकेशन करा दिया। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है कि भैया अगर कभी कुछ हमने इधर उधर करा तो ये क्या हो जाएगी, ये बिल्डिंग का मालिक कौन है, ये बिल्डिंग का मालिक बैंक है, और बैंक चाहे तो इसे बेच दे। ठीक है। पर बैंक के पास ये राइट कब आएगा, तो बैंक के पास ये राइट तभी आएगा जब हम इसका लोन नहीं चुकाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए एक कह रहे ना, सरफेजी एक्ट भी आता है। सरफेजी एक बहुत बड़ा एक्ट है। तो उसमें बैंक जो भी कभी कोई प्रॉपर्टी बेचती है तो वो सरफेजी एक्ट के अंतर्गत ही बेचती है ना। सरफेजी एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट है और अच्छा एक्ट है। तो उसमें बैंक के पास ये राइट होता है ना। इससे पहले क्या होता था, कोर्ट में केस जाता था तो काफी टाइम लेता था, तो फिर गवर्नमेंट लाई सरफेजी एक्ट। तो बैंक क्या कर सकती है, तो हमने ये प्रॉपर्टी इनको दे दी और 10 लाख का लोन ले दिया। अब अगर हम 10 लाख का लोन नहीं चुकाते तो फिर बैंक के पास क्या राइट है कि ये प्रॉपर्टी बेच करके वो अपने पैसे वसूल कर सकती है। तो ये लोन कौन सा लोन हो जाएगा, ये लोन हो जाएगा बंधक लोन। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका वो क्या है फायदा, कि जब तक हम ये लोन नहीं चुका सकते, जब तक हम क्या कर सकते हैं, इस बैंक का लोन नहीं चुका देते, तब तक हम इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। मतलब किसी को बेच नहीं सकते, किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, हस्तांतरण नहीं कर सकते। कब तक, जब तक बैंक का लोन नहीं चुका दें। तो बैंक क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। तो इस लोन को कहा जाता है मॉर्गेज लोन। इसे क्या कहा जाता है, मॉर्गेज लोन। तो आपका सवाल आएगा कि सर बैंक जो हम होम लोन लेते हैं फिर वो किस कैटेगरी में आता है, तो वो इसी कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है, मॉर्गेज लोन की कैटेगरी में ही आता है। क्यों, क्योंकि आप भी अपनी प्रॉपर्टी देते हैं ना, जो हम घर खरीदते हैं वो घर के पेपर बैंक के पास होते हैं, तो वो भी क्या आता है, मॉर्गेज लोन की कैटेगरी में।
इसके बाद आती है विविध प्राप्तियां, मतलब सन्ड्री रिसिप्ट। अब सन्ड्री रिसिप्ट क्या होते हैं, जो अदर छोटे मोटे हमें प्राप्ति हो गई, जैसे रद्दी बेच दी हमने, तो रद्दी पेपर ये बेच दिया हमने, या दिवाली के समय हमारे ऑफिस में से जो छोटा मोटा सामान निकला जो कबाड़ का था उसे कबाड़ वाले को बेच दिया, तो थोड़े मोटे 1,000 रुपए आ गए, तो ये सब काय में आती है सन्ड्री। मतलब जो छोटी मोटी इनकम होती है उन सबको हम क्या करते हैं, सन्ड्री रिसिप्ट में ले लेते हैं, और अलग से उसे अलग अलग चीजों को ना लेते हुए एक अलग से खाता बना लेते हैं, क्योंकि ये 1,000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए कोई बड़े अमाउंट नहीं होते। समझ में आ गई? तो एक शॉर्ट व्यू मैंने आपको सभी उस चीजों का दे दिया है, आईएमपी ये सारी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे तो ध्यान रखिएगा, है ना, और बना लीजिएगा। ठीक है, और इसको डिटेल में तो हम फिर पढ़ेंगे ही। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ये थोड़े से पॉइंट रह गए थे, तो इनको भी कवर कर लेते हैं। बीमा प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या है, हमने जो बीमा लिया था हमारे ऑफिस के लिए या हमारे एम्प्लॉय के लिए, तो वो भी क्या है, खर्चा है। पोस्टेज मतलब जो हम चीजें भेजते हैं लोगों को, तो उस पोस्टेज खर्चे को भी क्या है, ये खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट, जैसे वीवो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, जियो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, जो भी आप एड देखते हैं कंपनियों पे, वो सारे क्या है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के खर्चे। ठीक है, इसके बाद आएगा अब सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे, जैसे मान लीजिए दिवाली के दिन आप क्या लेके आए, दिवाली के लिए दिन आप 2 लड़ लेकर के आए, कि अपने 2 500 रुपए की लड़ लेकर के आए। वो लड़ क्यों लेकर के आए, ताकि क्रैकर्स थोड़े से करेंगे, या आप लाइट लेकर के आए 100 रुपए, आप 600 रुपए की लाइट लेकर के आए। तो अब ये छोटे छोटे खर्चे के अलग अलग से इसके लिए अकाउंट खोले जाते हैं? नहीं, ऐसे छोटे मोटे खर्चों के लिए, या कोई क्लाइंट आया तो हमने उसके लिए 1,000 रुपए का नाश्ता कराया, तो ये छोटे मोटे खर्चे हैं, तो इसको क्या करा जाता है, सामान्यतः या तो ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं या सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल करके इनको लिख देते हैं। समझ में आ गई बात? इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। जो हमारी असेट थी उनके मूल्य में जो कमी हो रही है, तो उस पर हमने लगाया डेप्रिसिएशन, तो ये भी क्या है, खर्चा है। ख्याति, ख्याति क्या है, हमारी संपत्ति है। जैसे ख्याति जो प्रीमियम, मतलब ख्याति का मतलब क्या होता है, वो प्रीमियम जो कोई व्यक्ति हमें बाकी की तुलना में ज्यादा देने को तैयार है, मतलब ज्यादा पैसे देने को तैयार है, तो वो जो ज्यादा पैसा देता है वो किसके कारण देता है, वो देता है ख्याति के कारण। जैसे एक एग्जांपल जो मैं अक्सर आपको लेता हूं, कि आईफोन। अब जो आईफोन है और नॉर्मल फोन है, आईफोन आप 1.5 लाख रुपए का खरीदते हैं, जबकि जो नॉर्मल फोन है ना, एम आई, वीवो, ये सब फोन, या सैमसंग का फोन, तो हम एम आई, वीवो ये सब ले लेते हैं, तो इनके फोन 40,000 में उतने ही अच्छे आते हैं जितने क्या होता है, आईफोन होता है। मतलब मैं ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि आप बोलेंगे नहीं सर आईफोन की बात अलग है, ये 40,000 में वैसी क्वालिटी, मतलब एक सपोज एक नॉर्मल बात की, जैसे देखिए ये भी कैमरे से फोटो ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। सबसे मेन काम फोन का क्या होता है, कॉल करना, कॉल पे बात करने के लिए फोन इजाद हुआ था, बाकी चीजें सब इसमें एडेड एडवांटेज है। जो इसका मेन पर्पस होता था वो लोगों को कनेक्ट करना। तो जो काम, जो बेसिक टास्क है, वेब ब्राउजिंग करना, कोई साइट खोलना, यूट्यूब पे वीडियो देखना और कॉलिंग करना, ये काम जो 1.5 लाख का आईफोन करता है, वही काम ये एमआई का 40,000 का फोन भी कर सकता है। तो इतना ज्यादा पैसा क्यों दिया जाता है, तो इसमें एक सबसे बड़ा कारण जो पैसा ज्यादा देने का होता है, वो क्या होता है, वो गुडविल। वो क्या होती है, गुडविल। क्योंकि व्यक्ति क्या महसूस करता है जब इस तरह के वो प्रोडक्ट लेता है, तो वो क्या महसूस करता है, थोड़ा रिच, थोड़ा स्टैंडर्ड महसूस करता है, या उसे खुशी मिलती है। तो ये क्यों कर रहा है, ये इसलिए देता है इस प्रोडक्ट को, क्योंकि इस कंपनी की क्या है, दूसरी कंपनी की तुलना में ज्यादा ख्याति है। अधिकार शुल्क मतलब जो रॉयल्टी, जो कोई हमारे पास अधिकार है, जैसे हमारे पास एक पेटेंट है, जैसे अभी सबसे ज्यादा इसका यूज कब हुआ था, कोविड के समय। जो वैक्सीन थी, जो वैक्सीन बनाने की, तो वो वैक्सीन बनाने का जो रॉयल्टी थी, जो पेटेंट था, वो 2 4 10 कंपनियों के पास था। हर कंपनी उसे इजाद भी नहीं कर पाई थी वैक्सीन, तो फिर उन्होंने क्या करा था, जितने भी प्रोडक्शन कंपनियां थी उनको प्रोडक्शन करने के लिए तो दिया था, बट उसमें क्या ली थी, रॉयल्टी की। जैसे आप अगर एक वैक्सीन बनाएंगे तो 50 रुपए हमें देंगे, तो ये जो 50 रुपए पर वैक्सीन प्रोडक्शन पे वो मांग रहे हैं, ये क्या है, रॉयल्टी है। मतलब जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है वो क्या है, रॉयल्टी है। बात समझ में आ गई? कंसेप्ट समझ में आया? पूरा पूरा समझ में आया ये पॉइंट? अब इसके बाद बात करते हैं हम सस्पेंस अकाउंट पे। तो सस्पेंस अकाउंट एकदम इजी है, तो ये सस्पेंस अकाउंट एकदम इजी सा टॉपिक है। और इसके बाद बचता है ये वाला। सस्पेंस अकाउंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास आपकी मैक्सिमम 30 मिनट की होगी। नेक्स्ट क्लास आपकी कितनी होगी, मैक्सिमम 30 से 40 मिनट की होगी, और उसमें ये 2 पॉइंट कवर कर लेंगे। केवल सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट को मैं 5 मिनट में भी समझा दूं, बट चाह रहा हूं कि देखिए मेन अकाउंट है, मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर ट्रायल बैलेंस के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो उसमें होता है सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये बुक्स में आता है। तो इसको भी डिटेल में समझ लेंगे, तो इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद ये एक जो क्वेश्चन है
ये भी एकदम इजी सा है, इसको समझ लेंगे और इसी के साथ हमारा ट्रायल बैलेंस जो होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद होगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।